गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व से आशय राज्य के संचालन के निर्देश से है, यानी कि जिससे राज्य का संचालन होता हो। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार ये सिद्धांत उन लक्ष्यों को निर्देशित करते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए विधायिका तथा कार्यपालिका को अपनी नीतियों का संचालन भी करना पड़ता है। GN जोशी के अनुसार नीति निदेशक तत्व अधिकांश रूप में वैसे नैतिक उपदेश तथा आर्थिक सिद्धांत हैं जिनको लागू करने के लिए कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है। संविधान में निर्देशित या संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों का पालन स्वेच्छा से करते हुए और अधिकाधिक विकास और लोक कल्याणकारी कार्य किए जा सकें। ये सिद्धांत राज्य और नागरिकों के संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने में भी सहायक है। नीति निदेशक तत्वों की विशेषताएं। न्याय योग्य, यानी इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निदेशक तत्वों को इसलिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया कि इनके क्रियान्वयन में अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी जो कि राज्य की क्षमता से बाहर हो सकती है। दूसरा है कल्याणकारी विशेषता में दूसरा कल्याणकारी है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य, यानी ये जो लक्ष्य है वो निदेशक तत्व के शासन से मूलभूत स्थान रखते हैं और इनको संविधान में भी स्थान दिया गया है। फिर तीसरा है नीति निदेशक तत्वों को लागू करना राज्य का दायित्व, यानी कि ये नीति निदेशक तत्वों को लागू करना राज्य का दायित्व है। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना भी राज्य का कर्तव्य है। फिर है बच्चों आर्थिक सुरक्षा संबंधी, यानी नीति निदेशक जो तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं और ये कई तत्व हैं जिसमें आपका सबसे पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। इसके अंतर्गत आर्थिक सहायता की व्यवस्था। सबसे पहला है आर्थिक सहायता की व्यवस्था, यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार बेकारी का अंत करने और वृद्ध व सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक सहायता देने का पूरा प्रयत्न करेगा। दूसरा है संपत्ति का सामना करना, यानी देश में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय आय को समान रूप से वितरित करने का भी प्रयत्न करेगी। तीसरा है उत्पादन के साधनों का समान वितरण। राष्ट्र का ये कर्तव्य है कि वो उत्पादन के समस्त साधनों को एक ही स्थान पर केंद्रित ना होने दे, सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाने दे और उत्पादन के सभी साधनों के समुचित वितरण को भी सुनिश्चित करे। चौथा है श्रमिकों का संरक्षण। संविधान के अनुसार राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें श्रमिकों को उनके श्रम के अनुपात में पारिश्रमिक मिले तथा स्त्रियों को प्रसूति की अवस्था में सरकारी सहायता भी प्राप्त हो, जो कि स्त्रियों को ये सहायता मिल भी रही है। पांचवा है समान वेतन की व्यवस्था। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा, यानी कि इनमें भेदभाव नहीं करेगा। फिर है कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। राज्य का कर्तव्य होगा कि वो गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर और लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन दे। सातवां है आपका कृषि का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। इस तत्व का उद्देश्य अधिक कृषि उत्पादों के माध्यम से कृषकों की स्थिति में सुधारना और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना होगा। फिर आठवां है आपका निःशुल्क कानूनी सहायता। 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान करे। फिर उसके बाद आपका है नवा पशुपालन के क्षेत्र में वांछित प्रयास, यानी राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों को विकसित करेगा और गायों तथा अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल को भी सुधारने और उनके वध को रोकने का भी प्रयत्न करेगा। 10वां है आपका बच्चों औद्योगिक संस्थाओं में कर्मचारियों की भागीदारी। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में
कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाएगा। 11वां है आपका आय, सामाजिक स्तर तथा अवसरों के भेदभाव को कम करना, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के आधार पर ये व्यवस्था की गई कि राज्य विभिन्न समुदायों को प्राप्त होने वाली आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा।